हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा इजहारुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ख्वाजा इजहार साहब। ये तो सुना है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत में इखलाकियात का कोई काम नहीं, मगर एमक्यूएम ने तो इंतहाई कर दिया है। जिस शख्स की वजह से पार्टी में फूट पड़ी, जिसकी वजह से आपने फारूक सत्तार को पार्टी से निकाला, जिन्हें हर बुराई का जिम्मेदार समझा गया, आपने उन्हें ही गवर्नर से बना दिया। देखें, सियासी जमातों के इख्तलाफात कोई एमक्यूएम का ना पहला है ना आखिरी है। क्या पीएमएलएन से टूटकर पीएमएल क्यों नहीं बनी? क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नहीं बनी? क्या फोर अंकल्स ने जो पार्टी के सतून थे उन्होंने छोड़ नहीं दिया पार्टी को और अपनी जमातें बना ली? फंक्शनल का कहां से वजूद में आया? तो ये सिर्फ एमक्यूएम का मसला नहीं है, इख्तलाफ जरूर है। और जहां तक आपने बताया कि पार्टी में वजह इख्तलाफ बने और फिर फारूक भाई, तो वही गलती कहीं ना कहीं हुई जिसका इजाला फारूक भाई को भी करना चाहिए था और एमक्यूएम अपनी तरफ से इजाला कर रही है। जब खालिद मकबूल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ कामरान भाई नहीं, पीएसपी से भी 4-5 नामवर हजरात, डॉक्टर सगीर थे, डॉक्टर सगीर थे, वसीम आफ्ताब थे, वो लोग तशरीफ लाए और पार्टी ने उनको भी रिस्पेक्ट दी। अब यकीनन ये है कि हमारे एक गवर्नर की स्लॉट खाली थी और उस स्लॉट के लिए जाहिर मजीद, और इसी अजाले की सूरत में आपने इनको गवर्नर बना दिया, इनका नाम तजवीज कर दिया। देखिए, पहले 5 नाम हमने गवर्नर के लिए दिए। मेरी समझ में नहीं आया कि प्रेसिडेंट हाउस से उन नामों पे क्या ऑब्जेक्शन लगा। शायद ये मरहला तय हो जाता तो ज्यादा आसान होता कि हमारे इन 5 नामों में नसीम जलील बाजी थे, आमिर भाई थे, वसीम अख्तर भाई थे और दीगर नाम थे, उनमें ऐसा क्या एतराज था। लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। तो उसके बाद 2 नाम और भेजे गए, अब्दुल वसीम भाई और कामरान भाई। तो अब्दुल वसीम भाई भी हो सकते थे, कामरान भाई भी हो सकते थे, लेकिन जाहिर है ये प्रोरोगेटिव प्रेसिडेंट साहब का और विफाकी इस्टेब्लिशमेंट और विफाकी हुकूमत की क्लियरेंस का मामला था। कामरान भाई का नाम आ गया। अच्छा, ये नाम कोई पहली बार तो नहीं आया। मेरी बात बताइए कि जब एमक्यूएम की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया था, नॉमिनेट किया था, उस वक्त भी बड़ी हाहाकार मची थी मुल्क में। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे, टेन्योर पूरा किया और आज तक एक कामयाब सियासतदान की हैसियत से चल रहे हैं। इरशादुल इबाद साहब तशरीफ लाए थे तो बड़ी मनफी रिपोर्टिंग हुई थी उनके खिलाफ। आए, गवर्नर बने, एक तवील अरसे का रिकॉर्ड कायम किया और एक कामयाब गवर्नर बने। तो यहां में जहां तक बात है मेरिट की, तो इस मुल्क में अभी भी ख्वाजा इजहार साहब, जरदारी साहब आपके सियासी पार्टनर नहीं थे, उनकी वजह से आपकी अपनी जमात में टूट फूट नहीं हुई थी। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब, जो कि एक तवील अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा एक तवील लड़ाई थी और एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दोनों तरफ से न सिर्फ सियासी कैदी बने, दोनों तरफ से मुकदमात बने, जाने गई, आखिरकार अगर एमक्यूएम की जानिब से और एमक्यूएम की उस वक्त लीडरशिप की जानिब से जरदारी साहब का नाम आया, तो क्या हमारी सफा में हलचल नहीं मची? पूरे मुल्क के अंदर क्या ये सवाल नहीं पैदा हुआ जो जरदारी साहब पर उस वक्त सवालात उठे हुए थे कि भाई एमक्यूएम ने क्यों नॉमिनेट किया? लेकिन आखिरकार बने और आखिरकार पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों में उसी प्रेसिडेंट हाउस में जाकर उन्हीं जरदारी साहब से माफाहमत की सियासत को सीख कर आगे बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत में देख लेना, क्या ऐसे बुजुर्ग नहीं बने जो अपने हलके से यूसी के इलेक्शन। आपके कहने का मतलब है ख्वाजा इजहार साहब कि एमक्यूएम ये करती रहती है, अब भी कुछ नया नहीं हो रहा जो आज हुआ? नहीं, ये बात सिर्फ एमक्यूएम तक नहीं है। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो क्या आप मीडिया ने सवालात नहीं उठाए? कादिर पटेल साहब हेल्थ मिनिस्टर लगे तो आप लोगों ने उनकी डिग्रियां नहीं चेक कराई? शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर थे और सबसे ज्यादा हादसे उनके टेन्योर में हुए, तो क्या आप लोगों ने उन्हें रेलवे का लाइसेंस के ऊपर सवाल नहीं किया? तो ये तो हमारे यहाँ उलमा तक को किसी ने नहीं छोड़ा। लेकिन ख्वाजा इजहार साहब, विद इन पार्टी की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कामरान टिसोरी साहब को पैराशूटर कहती थी एमक्यूएम की जमात, और पुराने साथी ये कहते थे कि कोई सलाहियत नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। खालिद मकबूल फारूक सत्तार से सवाल करते थे कि वो बताएं कि इनकी क्या कमजोरी है या कामरान टिसोरी का क्या कमाल है जो उन्हें नवाजा जाता है। अब आप बता सकते हैं कि किस मेरिट, अहलियत या सलाहियत की वजह से आपने कामरान टिसोरी को गवर्नर लगाया? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे बताया ना कि इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों पर जितने लोग बराजमान हैं उनका मेरिट का तकर्रुर आप कर लें तो मुझे बता दें, फिर मैं इनको जस्टिफाई करता हूं कि कौन सा ऐसा ओहदा है जो कि बड़ा मेरिटोरियस रहा और उस पर मेरिटोरियस शख्स लगा हुआ है। एक चीज थी, एक नाम आया, लेकिन एटलीस्ट उनकी सियासी जमात उनसे खुश थी,
अपनी सियासी जमात की तरफ से वो आगे आए थे। यहां तो टूट फूट की वजह यह बने, कामरान टिसोरी का जो रोल रहा है, जो इख्तलाफात रहे हैं, जो तलखियां रही हैं, वो तो सबके सामने। उनके बयानात या एमक्यूएम के जो दीगर रहनुमा हैं उनके बारे में क्या राय रखते थे, वो भी बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है। अभी भी हो सकता है लोगों की राय इख्तिलाफ में हो, अभी भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो अच्छी बात है कि लोग अपनी इख्तिलाफ रखें, लेकिन अब मसला ये कि जिस मनसब के ऊपर उनको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इंडोर्स किया है, कामरान साहब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है कि उन तमाम अफवाहों को, उन तमाम चीजों को वो किस तरह से निगेट करते हैं और किस तरह अपने आप को साबित करते हैं। मनसब हासिल करने ना ये हक नहीं होता, मनसब पर बैठकर मनसब के मुताबिक अपने आप को जस्टिफाई करना ये इंसान की कामयाबी, और हम उनके लिए दुआ गए और चाहते भी हैं कि अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और जो उनके साथ तवक्कुआत, जो उनके साथ वादे, जो उनके साथ कमिटमेंट या उन पर जो जिम्मेदारी आयद की गई है, वो उसको बस खुश हसलूबी से निभाएंगे, तभी इन तमाम बातों का जवाब आवाम के सामने आएगा। ख्वाजा साहब, बतौर एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा, आप इस तैनाती पे खुश हैं या मुतमईन हैं? देखें, बात यह कि इस तैनाती पे खुश और मुतमईन वो शख्स हो जिसका जाती मफाद हो। मुझे तो ये देखना है जाती तौर पर कि वो इसे निभाते किस तरह है, वो इस ओहदे को निभाते किस तरह है। न सिर्फ दुआ है बल्कि सियासी सपोर्ट भी देंगे, लेकिन अब हम समझते हैं कि गवर्नर हाउस एक ऐसा आईनी ओहदा है जिसमें विफाक, इस्टेब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक अच्छा मफाहमती किरदार अदा हो सकता है। और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कामरान भाई उसमें नाकाम हो, लेकिन असल अहलियत ही उनकी ये होगी कि वो उस ओहदे को कितनी खुश हसलूबी से निभाते हैं और एमकेएम के वोटर सपोर्टर्स को किस तरह से वो फैसिलिटेट भी करते हैं और विफाक और सूबे के दरमियान किस तरह मफाहमती अमल बढ़ाते हैं, शहरी सिंध की महरूमियों को किस तरह से वो दूर करने में इस ओहदे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस ओहदे का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ तो हमारा फैसला भी दुरुस्त होगा और गवर्नर की भी जस्टिफिकेशन खुद ब खुद आवाम के सामने आएगी। ताहम अच्छा, इस वक्त क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं था गवर्नर सिंध बनाने के लिए कामरान टिसोरी को? और एक ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि क्या वो अपनी खुशी से उन्हें ये ओहदा दिया गया? देखिए, दबाव ये जरूर हमें महसूस हुआ कि हमारे जो पिछले 5 नाम थे उनकी जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दी गई। ये हमारा एक क्वेश्चन जरूर है कि आखिरकार उन नामों में क्या था और ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि आइंदा भी अगर इस तरह के नाम देने पड़े तो इनके हमको आसानी हो। लेकिन बहरहाल इस मामले पर कोई दबाव नहीं है, एक फैसला हुआ, प्राप्ता कमेटी के तमाम लोग भी बैठे थे और उसमें शामिल हाँ मर्जी हैं और उसके बाद उनको दिया गया। लेकिन हाँ, ये मनसब काफी बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी को अदा करते हुए बहैसियत गवर्नर कामरान साहब को खुद इसकी हसासियत का अंदाजा है। खुशी और गम, ठीक है, ठीक है ख्वाजा साहब, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये अलमिया नहीं है ख्वाजा साहब के फारूक सत्तार तो अभी तक पार्टी में वापस नहीं आ सके, और जिसकी वजह से फारूक सत्तार के पार्टी से ताल्लुकात खराब हुए थे वो पार्टी में वापस भी आ गए, डिप्टी कन्वीनर भी बन गए और अब गवर्नर का ओहदा भी मिल गया। बड़ा अहम सवाल आपने किया। मेरा ये ख्याल है कि फारूक भाई के लिए भी हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। ख्याल क्या है, बल्कि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन अब ये सवाल मुकम्मल तौर पर फारूक भाई के ऊपर बनता है कि आखिरकार वो सियासी तौर पर अपने आप को क्यों उन्होंने इतना आइसोलेट कर रखा है। ये मेरा ख्याल क्वेश्चन बिल्कुल पर्टेन करता है क्योंकि दरवाजे खुले हैं उनके लिए से। और वो तो ये कहते थे कि मैं बुजुर्गों की वजह से वापस नहीं आ रहा। फारूक भाई के पास इस सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन थी। मुझे नहीं पता कि ये किसने उन्हें कम्युनिकेट किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर एमकेएम फैसला साजी कर चुकी है, और हम आज भी आपको कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है, ना फारूक भाई को कोई बुजुर्गों का दबाव महसूस करना चाहिए। और मुझे नहीं पता ये बुजुर्गों की टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है। एमकेएम में जो बुजुर्ग हैं राब्ता कमेटी में, वो सब इस फैसले पर राजी हैं।